नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 301 करोड़ की चाबी, पार्ट 5। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर कश ले रहा था। उसकी निगाहें हॉल में दौड़ रही थी। उसने हिसाब लगा लिया था कि वह आधे घंटे में फारिग होंगे। हीरे जवाहरात समेटने में आधा घंटा लगेगा। कश्मीरा सिंह स्पेशल ड्यूटी थी वेटर की कंट्रोल रूम में। वैसे तो यह तय था कि जब कंट्रोल रूम से फ़ोन आए तभी उसे सर्विस के लिए जाना है, लेकिन एक राउंड ऐसा भी था जो उसे बिना पूछे लगाना था। ठीक 12:30 का राउंड, चाय के साथ। इस बात से प्रीतम लाल वाकिफ नहीं रहा था, या फिर उसे बात याद नहीं रही थी। कश्मीरा सिंह 12:15 ही होटल के किचन में पहुंच गया था। चाय बनाने वाला उसे देखकर मुस्कुराया। तू कभी भी लेट नहीं होता, तभी तो जिम्मेवारी वाली ड्यूटी मिली है मुझे। चाय बना। 6 चाय? हाँ, कंट्रोल रूम में 6 आदमी ही होते हैं। कश्मीरा सिंह ने सिगरेट सुलगा ली। चाय की तैयारी करता वह बोला, इस ड्यूटी का तुझे एक्स्ट्रा भी मिल रहा है या तनख्वाह उतनी ही मिलेगी? तनख्वाह से एक्स्ट्रा मिलेगा। कश्मीरा सिंह मुस्कुराया। फिर तो पार्टी होनी चाहिए। हो जाएगी, कश्मीरा लापरवाही से बोला। इस काम में लगे हर व्यक्ति को महाराजा खासी टिप देगा। फिर तो मजे ही मजे हैं। रात काली करनी पड़ती है, बीवी अकेली सोती है। कश्मीरा हंसा। चाय बनाने वाला हंसा। क्या फर्क पड़ता है, दिन तो है। डिनर का मजा रात को ही होता है, ब्रेकफास्ट में डिनर नहीं चलता। चाय बनाने वाला पुनः हंस पड़ा। 10 मिनट में ही चाय तैयार हो गई। बर्तनों में डालकर उसे ट्रे में रखने के पश्चात ऊपर से ढका और कश्मीरा के हाथ में थमा दी। ट्रे थामे कश्मीरा किचन से बाहर निकल गया, कंट्रोल रूम में जाने के लिए, जहां होश उड़ा देने वाला नज़ारा मौजूद था, जहां शांति से भरा तूफान उसका इंतजार कर रहा था। 15 मिनटों में आयशा करीब आधे हीरे जवाहरात बैग में डाल चुकी थी। उत्तेजना के मारे उसका बदन हौले हौले कांप रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह कामयाब होती जा रही है। कष्ट लेता देवराज चौहान शांत निगाह हर तरफ घुमा रहा था। दिन में बड़े बड़े लोग हसरत भरी निगाहों से इन जवाहरातों को देखते थे, जो अब आनन फानन बैग में ठूसे जा रहे थे। कश्मीरा सिंह ने ट्रे थामे कंट्रोल रूम में प्रवेश किया। एक कदम आगे बढ़ते ही ठिठक गया। भीतर का नजारा ही ऐसा था। कश्मीरा सिंह की आंखें फैल गई। ठगा सा टुकुर टुकुर सब कुछ देखता रहा। क्या हो गया सबको एक साथ? बड़बड़ाते हुए वह आगे बढ़ा, ट्रे टेबल पर रखी, फिर नीचे झुककर सबको चेक करने लगा। सबका इस तरह गिरे पड़े होना उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। जो कुर्सी पर था वह कुर्सी पर ही लुढ़का पड़ा था। कश्मीरा सिंह सीधा खड़ा हो गया। बाहर खबर करनी पड़ेगी, यह सब प्रोग्राम बनाकर बेहोश हुए हैं। खुद से ही कहते हुए कश्मीरा सिंह पलटने को हुआ कि तभी उसकी निगाह टीवी स्क्रीन पर जा अटकी, जहां से हॉल का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कश्मीरा सिंह की आंखें फैलती चली गई। तीनों टीवी स्क्रीनों पर आयशा और देवराज चौहान नजर आ रहे थे। आयशा जवाहरातों को उठाकर बैग में ठूंसने में व्यस्त थी। यह क्या हो रहा है? कश्मीरा के होठों से निकला। कोई चोरी कर रहा है। कश्मीरा कई पलों तक हक्का पक्का सा स्क्रीनों को बारी बारी देखता रहा। खतरे की घंटी क्यों नहीं बजी? कश्मीरा पुनः बड़बड़ाया। बरबस ही उसकी निगाह मेन स्विच की तरफ गई, जिसे नीचे को हुआ देखकर चिहुक पड़ा। मेन स्विच बंद? गड़बड़। 2 पल तो कश्मीरा की समझ में न आया कि क्या करे। अगले ही पल उसे होश आया। चंद कदमों का फासला कश्मीरा ने रफ्तार के साथ तय किया और अपनी समझ के मुताबिक उसने मेन स्विच को ऊपर कर दिया। मेन स्विच ऑन होते ही वहां भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई। कानों को फाड़ देने वाले सायरन बज उठे। शांत पड़ा वातावरण शोर शराबे से भर उठा। कदमों की आहटों से वातावरण गूंज उठा। धड़धड़ाते हुए कुछ पुलिस वालों ने कंट्रोल रूम में प्रवेश किया। टीवी स्क्रीनों को देखा। स्क्रीनों पर नजर आ रहे देवराज चौहान और आयशा को देखा। फिर बाहर की तरफ भागे। हर तरफ भागा दौड़ी का माहौल बन चुका था। किसी को किसी की होश नहीं थी। चीखने चिल्लाने की आवाजों के बीच मालूम नहीं कौन क्या कह रहा था। हर कोई हॉल के निकासी रास्तों को घेरने में व्यस्त हो गए थे। कश्मीरा सिंह से बात करने की किसी को फुर्सत नहीं थी। वह मेन स्विच के पास सांस रोके खड़ा था। देवराज चौहान देख रहा था
कि थोड़े से हीरे जवाहरात बैग में भरने बाकी रह गए थे। बैग भरता जा रहा था। उसके हिसाब से अगले 15 मिनटों में बैग सहित उन्होंने यहाँ से बाहर होना था। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट कालीन पर फेंकी और उसे जूतों से मसला। आयशा ने मुस्कुराकर दूर से उसे देखा। बस 10 मिनट और, आयशा ने अपने काम में व्यस्त धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। ठीक उसी पल खतरे के सायरन से वहां की दीवारें कांप उठी। आयशा उछल पड़ी। देवराज चौहान चौंका। यह क्या हो रहा है? एकाएक आयशा गला फाड़कर चिल्लाई। देवराज चौहान के होंठ भींच चुके थे। उसकी निगाह हर तरफ घूमती जा रही थी। यह आवाज कैसी? क्या हो रहा है? आयशा के चीखने में खौफ सा भर आया था। देवराज चौहान होंठ भींचे धीरे धीरे चलता हुआ आयशा के पास पहुंचा। बाहर के लोगों को हमारी मौजूदगी का पता चल गया है। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। लेकिन कैसे? आयशा अपना आपा खो बैठी थी। अपने सपने उसे मिट्टी में मिलते नजर आने लगे थे। यह सायरन? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। अब चीखो मत। देवराज चौहान गुर्राया। मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती हो सकती है। अब तक खतरे का सायरन नहीं बजा था। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि हम भीतर हैं। लेकिन अब हमारे भीतर होने का डंका बज चुका है। बाहर घेरा पड़ना शुरू हो गया होगा। आयशा का चेहरा फक हो चुका था। लेकिन यह सब हुआ कैसे? उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने भिजे होठों में फंसाकर सिगरेट सुलगाई। जब हम इस हॉल में पहुंचे तो तब तक मेरे इशारे पर सुरक्षा सायरन से वास्ता रखता कंट्रोल रूम खत्म कर दिया गया था, लेकिन किसी ने अब उन्हें चालू कर दिया है। आयशा के मुंह से बोल नहीं फूटा। अब क्या होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। वह पुलिस वाले हमें गोलियों से भून देंगे। आयशा की हालत देखने के लायक थी। शायद अगर हमने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो वह किसी बहाने सजा होने से पहले ही हमें खत्म कर देंगे। हम फंस गए देवराज चौहान, हम बच नहीं सकते। आयशा चीख उठी। बार बार चीखो मत। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। अभी हमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? आयशा के होठों से निकला। हाँ, अभी तक ना तो हमारी तरफ पुलिस की गोली आई है और ना ही हम गिरफ्तार हुए हैं। बचने का रास्ता कभी भी निकल सकता है और कभी भी फंसा जा सकता है, जैसे कि अब हम घिर गए हैं। देवराज चौहान ने कश लिया। आयशा ने देवराज चौहान को देखा। तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चीखने चिल्लाने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। अब क्या होगा? देखते हैं। तुम अपना काम करो। अपना काम? हाँ, बचे हुए हीरे जवाहरात बैग में डालो। यहाँ सिर पर मौत नाच रही है और तुम अगर बच गए तो तुम्हें सख्त अफसोस होगा कि कुछ हीरे जवाहरात तुमने क्यों यहाँ छोड़ दिए। आयशा को हर पल इस बात का एहसास था कि उसके सामने देवराज चौहान है। आयशा बिना कुछ कहे हीरे जवाहरात को बैग में डालने में व्यस्त हो गई। अब खतरे की सायरन की आवाज बंद हो गई थी। देवराज चौहान जानता था कि बाहर जबरदस्त घेरा डाल लिया गया होगा। उसने रोशनदान से लटकती रस्सी को देखा, जो अब उनके लिए बेकार हो चुकी थी। वीडियो कैमरों के दम पर स्क्रीनों पर उन्हें स्पष्ट तौर पर वॉच किया जा रहा होगा। आयशा सब हीरे जवाहरात बैग में भरकर उसे बंद करके देवराज चौहान के पास पहुंची। अब क्या होगा? आयशा ने कहा। वह खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। इंतजार करो। रोशनदान से रस्सी लटक रही है, वहां से निकल चलो। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। हमें वीडियो कैमरों से टीवी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। यह सुनते ही आयशा ने अपना बदन ढीला छोड़ दिया। रात का समय था। होटल से बाहर जाने का रास्ता खाली था। जो नहीं खाली था वह भी खाली करा लिया गया था। नीचे से लेकर दूसरी मंजिल तक का घेराव पूरी तरह पुलिस ने कर लिया था। पीछे दाएं बाएं कोई जगह पुलिस की वर्दी के बिना नहीं बची थी। होटल के स्टाफ को साइड कर दिया गया था। होटल में ठहरने वालों को कमरे के भीतर ही रहने को कहा गया था। बाहर न निकलने की चेतावनी दे दी गई थी। पास ही से पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन वहां हथियारों सहित उमड़ पड़ा था। उसमें थाना अध्यक्ष गुलाब सिंह भी था, जिसके अंडर हीरे जवाहरातों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध था। गुलाब सिंह घबराया सा हुआ था, परंतु यह जानकर उसे शांति थी कि हीरे जवाहरात लूटने वाले अभी भीतर ही थे। वह जानता था कि इतने तगड़े घेरे के बावजूद
लूटने वाले बचकर बाहर नहीं निकल सकते। हेडक्वार्टर खबर कर दी गई थी। बड़े पुलिस ऑफिसर पहुंच रहे थे। कंट्रोल रूम में मिलने वाले हर बेहोश व्यक्ति को अस्पताल रवाना कर दिया गया था। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह ने कश्मीरा सिंह से सारे हालातों की जानकारी ली। सब कुछ जानकर गुलाब सिंह ने कश्मीरा सिंह की पीठ ठोकी और बाद में इनाम दिलवाने को भी कहा। पीठ ठुकती पाकर कश्मीरा सिंह ने चैन की सांस ली। गुलाब सिंह हॉल में मौजूद लोगों से माइक के जरिए बात करना चाहता था, परंतु पहले वह एक नज़र बाहर मौजूदा सिक्योरिटी पर डाल लेना चाहता था कि कहीं घेरा तंग तो नहीं है। खतरे का सायरन बजते ही कुर्सी पर व्याकुलता से भरा बैठा प्रीतम लाल उछलकर खड़ा हो गया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि गड़बड़ हो गई है। किसी ने मेन स्विच ऑन कर दिया है। उसके शरीर में भय से भरा तीव्र कंपन हुआ। वह घबराए हुए अंदाज में तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। जगमोहन, खोखा, विश्वराज, शिवनाथ वाडिया, जो कि डकैती के बाद के हालातों के जिम्मेवार बनने के लिए होटल से बाहर अपनी अपनी जगहों पर छिपे हुए थे। खतरे का सायरन बजते ही ठगे से रह गए। जगमोहन हक्का बक्का रह गया। खोखे ने कसकर उसकी बांह पकड़ ली। गड़बड़ हो गई। खोखे के होठों से निकला, हाँ। जगमोहन के दांत भिंच गए। देवराज चौहान फंस गया। जगमोहन कुछ नहीं बोला। पहले ही पुलिस का पहरा है और अब और पुलिस आ जाएगी। खोखा जल्दी से बोला। जगमोहन की बेचैन निगाह तेजी से हर तरफ घूम रही थी। होटल से 2 इमारतें छोड़कर पुलिस स्टेशन में बजता अलार्म और वहां की भगदड़ की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दूसरे ही पल सुनसान पड़ी सड़क पुलिस के जूतों से भरभरा उठी थी। जगमोहन के चेहरे पर चिंता ही चिंता नजर आ रही थी। बहुत बुरा हुआ खोखा, जगमोहन ने होठ काटते हुए धीमे स्वर में कहा। दोनों कार में बैठे थे और करीब ही सड़क से दौड़कर जाते पुलिस वालों को देखे जा रहे थे। लगता है हीरे जवाहरातों के कारण थाने में ज्यादा पुलिस वालों का इंतजाम था। जगमोहन कुछ नहीं बोला। इतने सारे पुलिस वालों के बीच में से देवराज चौहान बच जाएगा? खोखे ने मूर्खता भरे शब्द कहे। नहीं, शायद बच जाए। खोखे ने अपने शब्दों पर जोर दिया। नहीं बच सकता, जगमोहन ने विचलित स्वर में कहा। देवराज चौहान वैसे भी पुलिस वालों को शूट करने के खिलाफ है। बेशक उसकी जान चली जाए, यह मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस वालों को मारना वह पसंद नहीं करता। जगमोहन ने भिजे होठों से कहा। देवराज चौहान का इस तरह फंस जाना गलत हुआ। हम उसे बचा नहीं सकते। खोखे ने गधों की तरह जगमोहन को देखा। मैं तो नहीं बचा सकता, जगमोहन ने कड़वी स्वर में कहा। तू बचा सकता है तो बचा ले। अब अभी तो देखना है कि क्या होता है, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान इतनी पुलिस के बीच खुद को बचा पाएगा। खतरे का सायरन बजने का मतलब है वह हीरे जवाहरातों वाले हॉल के बीच है। ऐसे में वह निकलकर भाग भी नहीं सकता। खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह आयशा भी उसके साथ फंसी। खोखा बोला। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास करने को कुछ नहीं है, जगमोहन विवश सा कह उठा। पुलिस को घेरा डाल लेने दो, उसके बाद हालातों पर नजर रखेंगे। मैं नहीं समझता कि हमें कुछ कर गुजरने का मौका मिलेगा। खोखा भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। हमारी सारी योजना फेल हो गई। देवराज चौहान फंस गया। विश्वराज सायरन सुनते ही झल्ला उठा। आप ठीक कह रहे हैं, शिवनाथ बोला। 301 करोड़ हाथ से गया। अभी कुछ भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, शिवनाथ ने कहा। विश्वराज ने सख्त निगाहों से शिवनाथ को देखा। मत भूलिए कि वह देवराज चौहान है, जो हमेशा सफल ही होता आया है, शिवनाथ ने जैसे याद कराया। विश्वराज सिर हिलाकर भिंचे स्वर में बोला। देखते हैं। वाडिया अपनी कार में अकेला बैठा था। वह अपने साथ कोई साथी नहीं लाया था। सब देख सुन महसूस कर रहा था। दौड़ते पुलिस वाले उसकी निगाहों के सामने थे, लेकिन वह शांत सपाट चेहरे से बैठा हो रहे हल्ले को देखे जा रहा था। कंट्रोल रूम पुलिस वालों से भरा पड़ा था। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह कुर्सी पर बैठा टीवी स्क्रीनों पर नजर आ रहे देवराज चौहान और आयशा को देख रहा था। फिर उसने पास खड़े आदमी को देखकर कहा, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। पास खड़े व्यक्ति ने एक तरफ लगा स्विच दबाया और सामने पड़ा माइक उठाकर थमा दिया। गुलाब सिंह ने माइक थामा, टीवी स्क्रीनों को घूरता हुआ बोला, तुम दोनों मेरी आवाज़ सुन रहे हो? स्क्रीनों पर देवराज चौहान और आयशा को इधर उधर देखते पाया। आवाज़ सुन रहे हो? हाँ,
देवराज चौहान का मध्यम सा स्वर उसके कानों में पड़ा। आवाज कम आ रही है, अपने पीछे दीवार में लगे माइक के पास पहुंचकर बात करो। कहने के साथ ही गुलाब सिंह की तीव्र निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। देवराज चौहान देखते ही देखते पलटा और पीछे की दीवार में फिट किए माइक के पास जा पहुंचा, जिसके ऊपर जाली फिट कर रखी थी। अब आवाज आई? देवराज चौहान का स्वर कंट्रोल रूम में गूंजा। हाँ, गुलाब सिंह पहलू बदलते हुए बोला। मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं थाने का इंचार्ज हूँ। इन हीरे जवाहरातों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम मेरे पर है, जिन्हें तुमने लूटने की चेष्टा की। टीवी स्क्रीन पर देवराज चौहान सिगरेट सुलगाता नजर आया। मैं कानून के नाम पर तुम्हें नेक सलाह देता हूँ कि खुद को अपनी साथिन के साथ कानून के हवाले कर दो। अगर तुमने मेरी बात फौरन मानी तो कानून तुमसे रहम से पेश आएगा। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। देवराज चौहान की आवाज कंट्रोल रूम में गूंजी। क्या? गुलाब सिंह के होठों से निकला। मैंने कहा ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। गुलाब सिंह अचकचा सा उठा। तुम पागल तो नहीं हो? जवाब में देवराज चौहान सिगरेट सुलगाता नजर आया। मत भूलो, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। जानता हूँ, समझदारी यही है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। तुम दोनों पुलिस के सख्त घेरे में हो। तुम लोगों ने अभी तक डकैती की कोशिश की है, कोई खून नहीं किया, बहुत कम सजा होगी। तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती। क्यों? हमारा इरादा पुलिस कस्टडी में पहुंचने का नहीं है। आयशा का सख्त स्वर वहां गूंजा। पल भर की खामोशी के बाद गुलाब सिंह बोला। यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? इस वक्त सिर्फ मेरी साथी है और बाकी के वक्त कुछ नहीं। हम सिर्फ डकैती के लिए मिले हैं। देवराज चौहान का शांत स्वर वहां गूंजा। गुलाब सिंह ने होठ भींचकर अपने आसपास खड़े पुलिस वालों को देखा। सुनो, एकाएक गुलाब सिंह प्यार से कह उठा। अपने लिए और हमारे लिए क्यों मुसीबतें बढ़ाते हो? खुद को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, वरना तुम लोगों को मौत ही मिलेगी और बेकार में हमें भी लाशों का पंचनामा करने में वक्त गंवाना पड़ेगा। तुम? तभी देवराज चौहान का सख्त स्वर वहां गूंजा। बार बार एक बात मत दोहराओ। हम किसी भी हालत में खुद को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। तुम्हें पूरी छूट है कि तुम जो करना चाहते हो कर लो। यह तुम्हारा पक्का फैसला है? गुलाब सिंह दांत भींचकर बोला। हाँ। तुम खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे, जबकि यह बात तुम भी जानते हो कि तुमने जो जुर्म किया है उसके बदले में 2-3 साल की सजा काटकर बाहर आ जाओगे। 2-3 साल के बदले अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगाने पर आमादा हो? जवाब में टीवी स्क्रीन पर देवराज चौहान की मुस्कुराहट दिखाई दी। तुम शुरू से ही एक गलती करते आ रहे हो इंस्पेक्टर। क्या? तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा। ओह, क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान। क्या? गुलाब सिंह के होठों से निकला। देवराज चौहान? अगले ही पल कंट्रोल रूम में खलबली मच गई। पुलिस वालों के बंद मुंह हैरानी से खुलने लगे। चुप! गुलाब सिंह अपने पास खड़े पुलिस वालों पर झुंझलाया। पुलिस वाले फौरन खामोश हो गए। गुलाब सिंह ने पुनः अपनी निगाह टीवी स्क्रीन पर लगा दी। तुम वास्तव में देवराज चौहान हो? गुलाब सिंह के स्वर में उत्तेजना थी। वास्तव में क्या मतलब? मतलब कि वही देवराज चौहान हो जिसकी बरसों से पुलिस को तलाश है? हाँ। देवराज चौहान का स्वर वहां गूंजा। इसी कारण खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे जुर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन्हें असल में पेश करते करते ही 2-3 साल लग जाएंगे। सजा के नाम पर सिर्फ मौत हासिल होगी। देवराज चौहान हौले से हंसा। इतना लंबा वक्त अपराधी बनकर पुलिस वालों के बीच गुजारने की मैं सोच भी नहीं सकता। इससे कहीं बेहतर यही समझता हूँ कि पहले ही मारा जाऊं। देवराज चौहान, देवराज चौहान। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह के मस्तिष्क में धमाके से होने लगे, जिसे भरपूर चेष्टा के बाद भी कोई पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर पाया था। आज वही देवराज चौहान उसके घेरे में था, मजबूर हुआ पड़ा था। जिंदा मिले या मरा हुआ, पुलिस में उसकी वाहवाही होनी ही थी। तरक्की तो मिली ही मिली। यह मौका गुलाब सिंह हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। तुम भूल में हो कि कानून या पुलिस तुम्हारे साथ सख्त व्यवहार करेगा। गुलाब सिंह जैसे मक्खन भरे स्वर में कह उठा। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि इंस्पेक्टर, देवराज चौहान का स्वर गूंजा, बच्चों की तरह बहलाना छोड़ो।
जो करना चाहते हो वह करो। तुम पुलिस वाले मेरे लिए नए नहीं हो, ना ही तुम्हारी बातें मेरे लिए नई हैं। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह के होठ खिंच गए। कई पलों तक खामोशी सी रही। अपने साथ की लड़की से मेरी बात कराओ। इन शब्दों के साथ ही आयशा टीवी स्क्रीन पर आगे बढ़ती दिखाई दी। क्या है? माइक के करीब पहुंचकर आयशा तीखे स्वर में बोली। क्या नाम है तुम्हारा? नाम छोड़ो, काम की बात करो। तुम जानती हो देवराज चौहान इश्तेहारी मुजरिम है। गुलाब सिंह का स्वर वहां गूंजा। जानती हूँ। वह अपने को पुलिस के हवाले नहीं कर ठीक कर रहा है वह। आयशा का स्वर तेज था। उसकी वजह है कि कानून के पास उसकी मोटी फाइल है, लेकिन तुम्हारी कोई फाइल नहीं। तुम लड़की हो, गलती से देवराज चौहान की बातों में आकर उसके साथ इस काम में पड़ गई। कानून इस बात को समझेगा और तुम्हारे साथ रहम के साथ पेश आएगा। तुम देवराज चौहान की बातों पर मत जाओ, वह पुराना मुजरिम है। तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। आयशा के होठों पर कटुता से भरी मुस्कान उभरी। खुद को नुचवाने के लिए? क्या मतलब? इंस्पेक्टर, तुम अपनी बातें अपने पास रखो। मैं ना तो नई हूँ और ना ही पुरानी। कान खोलकर सुन लो, मैं इस मामले में पूरी तरह देवराज चौहान के साथ हूँ। तुम पागल हो? पागल तुम हो जो मुझे अपनी बातों में फंसाने की चेष्टा कर रहे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक ही बात है, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें मेरा भला मत सोचो पुलिस वाले, सोचने के लिए मेरे पास दिमाग है। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह के होठ खिंच गए। ठीक है, इस समय तुम दोनों जल्दबाजी में ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे। मैं तुम दोनों से फिर बात करूंगा। इस बीच अगर कुछ कहना चाहो तो माइक पर कह देना, हम सुन लेंगे। कहने के साथ ही गुलाब सिंह ने माइक वाला स्विच ऑफ किया और उठ खड़ा हुआ। अब क्या किया जाए सर? गुलाब सिंह का असिस्टेंट बोला। गुलाब सिंह ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। यह मामला मामूली नहीं है, देवराज चौहान से वास्ता रखता है। फिर तो आपको ऊपर खबर करनी चाहिए। ऊपर वाले आ रहे हैं, खबर पहले ही हो चुकी है। सर, देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है। जानता हूँ, गलती से पिंजरे में फंस गया है, वरना फंसने वाली चीज़ नहीं है। मालूम है। गुलाब सिंह गंभीर था। अब इसे बचना नहीं चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि खुद को फंसा पाकर आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन वह तो क्या, लड़की भी नहीं मानी। मेरे ख्याल में लड़की का भी पुलिस रिकॉर्ड होगा। ख्याल नहीं, यह पक्की बात है। आयशा नाम की लड़की हमसे बहुत हिम्मत से बोल रही थी। वह डकैती में देवराज चौहान जैसे इंसान के साथ शामिल है। ऐसे वह कोई खास ही होगी। अब बातों में वक्त मत गवाओ, हमारे घेरे को चेक करो। तुम सब जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहीं भी लापरवाही नहीं हो। मैं देवराज चौहान को गिरफ्तार करना चाहता हूँ, वरना शूट करके तो रहूँगा ही। अगर वह इस घेरे में से भी निकल गया तो यह पुलिस वालों के लिए शर्म की बात होगी। वह नहीं निकलेगा सर। तुम सब जाओ। वहाँ मौजूद सारे पुलिस वाले जल्दी से बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था कि तभी प्रीतम लाल ने भीतर प्रवेश किया। यह सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? मैं क्या सुन रहा हूँ कि फिक्र की कोई बात नहीं। डकैत महाराजा के हीरे जवाहरात लूटने आए थे, लेकिन फंस गए। गुलाम सिंह ने कहा। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। कैसे चिंता की बात नहीं? मेरी नौकरी चली जाएगी अगर। ना तो कुछ होगा और ना ही आपकी नौकरी जाएगी। हम। प्रीतम लाल की निगाह टीवी स्क्रीन की तरफ उठी। चोर निगाहों से उसने मेन स्विच को देखा। वह ऑन था। प्रीतम लाल ने मन ही मन उसे गाली दी जिसने मेन स्विच ऑन किया था। यह है लुटेरे। प्रीतम लाल की निगाह टीवी स्क्रीन पर थी। हाँ, 2 हैं। हाँ, गुलाब सिंह ने अनमने मन से कहा। इनसे कहो कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। प्रीतम लाल ने बेचैनी से सलाह दी। कह चुका हूँ। यह तो खुद को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। प्रीतम लाल बात काटकर जल्दी से बोला। नहीं नहीं, आप में इतना भी दम नहीं कि इन लोगों को। दम तो बहुत है, गुलाब सिंह सख्त स्वर में बोला, लेकिन वह भी कम नहीं है। क्या मतलब? वह बहुत खतरनाक इंसान है। पुलिस को उसकी पहले से ही तलाश है। वह जानता है कि खुद को पुलिस के हवाले किया तो बचने वाला नहीं, इसलिए वह मरने मारने पर आमादा है। प्रीतम लाल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आप?
गुलाब सिंह ने उसे घूरा। हाँ, मैं इन्हें समझाऊंगा कि समझाने के लिए हम ही काफ़ी हैं। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर, तुम समझ नहीं रहे। मैं गुलाब सिंह बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल गया। प्रीतम लाल होठ भींचकर टीवी स्क्रीन को देखने लगा। उसे अब इस बात की चिंता नहीं थी कि दौलत हाथ में आती है कि नहीं। उसे तो डर था कि कहीं उसका नाम ना खुल जाए कि वह भी देवराज चौहान के साथ डकैती में शामिल है। उसे अपनी फिक्र पड़ गई थी। आयशा ने फुसफुसाकर देवराज चौहान से पूछा, अब क्या होगा? देखती रहो। मैंने पूछा है, अब क्या होगा? आयशा के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभरे। देवराज चौहान मुस्कुराया। बहुत कुछ होगा, अभी से घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रही। देवराज चौहान मुस्कुराया। वह लोग अब क्या कदम उठाएंगे? सख्त कदम उठाएंगे। प्यार से जो बात करनी थी वह उन्होंने कर ली। आयशा के होठ भींच गए। वह हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आऊंगी। आयशा के होठों से धीमी गुर्राहट निकली। जिंदा नहीं आओगी, तुम मरकर आओगी। आओगी तो सही। आयशा के होठों से पुनः गुर्राहट निकली। पुलिस वालों से टकराना बेवकूफ़ी होती है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। आयशा ने उसे घूरा। ऐसा है तो फिर तुमने खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जल्दी क्या है? देवराज चौहान का स्वर सपाट था। हम भी यहाँ हैं, पुलिस भी यहाँ है। हम कहीं जा नहीं सकते और पुलिस वाले हमें लिए बिना जाने वाले नहीं। मौत का खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आयशा देवराज चौहान को घूरने लगी। तुम पहले कभी ऐसी स्थिति में फंसे हो? नहीं। अब क्या करोगे? कह नहीं सकता। खुद को पुलिस के हवाले करोगे? नहीं। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। आयशा ने होठ भींचकर कहा, इस हालत में मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर सकती देवराज चौहान। किस हालत में? जबकि मेरे पास 301 करोड़ की दौलत हो। आयशा के दांत भींच गए। देवराज चौहान मुस्कुराया। दौलत मेरी कमजोरी रही है, तमन्ना रही है, इच्छा रही है। आज जाने कैसे कैसे रास्ते पार करने के बाद ढेर सारी दौलत हाथ आई है। मुझे दौलत हर हाल में चाहिए। आयशा का चेहरा क्रूरता से भर उठा था। ऐसे में मैं पुलिस की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, गिरफ्तार होना तो दूर। इस हालत में इतने बड़े बड़े मंसूबे मत तैयार करो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आयशा ने दांत भींचकर देवराज चौहान को देखा। तुम्हारे पास तो ढेर सारी दौलत होगी। कह नहीं सकता। हर हाल में होगी। तुमने जाने कितनी बड़ी बड़ी डकैतियां की हैं। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। लेकिन मेरे पास पहली बार दौलत आई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम कभी इस तरह जिंदगी और मौत में फंसी हो? देवराज चौहान ने उसे देखा। इस तरह नहीं, अब फंसी हो। सोच कर देखो, सिर पर मौत सवार है, पैरों में दौलत पड़ी है। क्या चाहिए? देवराज चौहान ने आयशा की आंखों में देखा। ऐसी हालत में हर समझदार इंसान जिंदगी बचाना चाहेगा। तुम्हें इस समय बचने का रास्ता तलाश करना चाहिए, जो कि शायद ना मिल सके। आयशा के होठों से गुर्राहट निकली। वह फिर पलटी और कुछ दूर पड़ी बैग के करीब पहुंचकर उसकी जिप खोली। बीच में पड़े हीरे जवाहरात चमक पड़े। उसने देवराज चौहान को देखा। इतनी बड़ी दौलत छोड़ने का तुम्हारा मन करता है? आयशा ने दांत भींचकर बैग की जिप बंद की और कड़वे स्वर में बोली, मैं इस बैग को लेकर यहाँ से सफलता से निकल जाऊंगी। ऐसा हुआ तो यह दौलत तुम्हारी। आयशा ने देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान मुस्कुराया। ठीक है, आयशा ने फैसले की भांति कहा। अब तुम अपने ढंग से बचने की कोशिश करोगे और मैं अपने ढंग से। हम दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। आयशा दांत पीसकर रह गई। उसकी आंखें तीव्रता से चमक रही थी। होटल के एक कमरे में ही फौरन मीटिंग का प्रबंध किया गया। मामला तो वैसे भी गंभीर था, परंतु देवराज चौहान के कारण मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा था। हर कोई भागता दौड़ता नजर आ रहा था। सब हद से ज़्यादा व्यस्त थे। हर किसी की जुबान पर देवराज चौहान का नाम था। हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर कालिया अपने 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नरों के साथ वहां मौजूद थे। आते समय 30 हथियारबंद पुलिस वाले भी साथ ले आए थे। मीटिंग का माहौल देवराज चौहान के कारण उत्तेजना से भरा था। घेराव की क्या पोजीशन है? पुलिस कमिश्नर कालिया ने पूछा। बहुत अच्छी सर,
परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुलाब सिंह ने फौरन जवाब दिया। मीटिंग में मौजूद 15 के करीब पुलिस वालों पर कमिश्नर कालिया ने निगाह मारते हुए कहा, देवराज चौहान और उसकी साथी किसी तरह बाहर निकल सकते हैं? नहीं सर, गुलाब सिंह ने सतर्कता से जवाब दिया। गुड, कमिश्नर कालिया ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा, देवराज चौहान के कारण यह मामला और भी गंभीर हो गया है। देवराज चौहान पेशेवर डकैती करने वाला है। आज तक उसे पुलिस नहीं पकड़ सकी। हमेशा खुद को साफ बचा जाता है, लेकिन इस बार किस्मत से मौका हमारे हाथ आया है। हमें चूकना नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया जाए सर? देवराज चौहान को हमने हर हाल में गिरफ्तार करना है, कमिश्नर कालिया ने कहा। लेकिन कैसे सर? वह तो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं। वह कैसे भी हो, उससे हमें हथियार गिरवाने हैं, कालिया ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। लेकिन वह इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा। हम उससे बात कर चुके, हमें उसे तैयार करना है। कैसे? किसी को उसके पास भेजा जाएगा बात करने के लिए, जो उसे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार करेगा। मत भूलो, वह देवराज चौहान है। उसे लाइन पर लाने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कौन चलेगा देवराज चौहान से बात करने? तभी प्रीतम लाल ने भीतर प्रवेश किया। मैं जाऊंगा। सबकी निगाह प्रीतम लाल की तरफ उठी। यह कौन है? कमिश्नर कालिया ने पूछा। सर, गुलाब सिंह फौरन बोला, यह महाराज के सेक्रेटरी मिस्टर प्रीतम लाल है। सुनकर कमिश्नर कालिया ने प्रीतम लाल को देखते हुए सिर हिलाया। यह पुलिस वालों का काम है। इस काम को कोई पुलिस वाला ही, मैं यह काम पुलिस वालों से अच्छा कर सकता हूँ, प्रीतम लाल अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। नहीं, हम, कमिश्नर साहब, मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, प्रीतम लाल पुनः बोला। क्योंकि उन हीरे जवाहरातों की मुझे भी चिंता है, मेरी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। उन लोगों ने हीरे जवाहरात बैग में भरकर तैयार रखे हैं। इस बीच उन्हें मौका मिल गया तो वह यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे में महाराजा को क्या मुँह दिखाऊंगा? मुझे, हमें अपनी ड्यूटी का पता है कि, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करूं, हाथ पर हाथ रखे न बैठा रहूं। प्रीतम लाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। आप मुझे एक बार हॉल में जाने दीजिए। नहीं, यह काम पुलिस वाले ही। ठीक है, प्रीतम लाल बात काटकर बोला। आप मेरे साथ किसी पुलिस वाले को भेज दीजिए। विचार फैसले के बाद तय हुआ कि प्रीतम लाल के साथ इंस्पेक्टर गुलाब सिंह जाएगा। कंट्रोल रूम से देवराज चौहान से बात की गई। तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो? कमिश्नर कालिया ने माइक पर कहा। हाँ। देवराज चौहान दीवार पर लगे माइक के पास पहुंचा। टीवी स्क्रीनों से देवराज चौहान और आयशा स्पष्ट नजर आ रही थी। आयशा हीरे जवाहरातों के भरे बैग पर पांव रखे खड़ी थी। उसके चेहरे पर क्रूरता के भाव थे। अब तक तुम लोगों ने विचार कर लिया होगा कि खुद को हमारे हवाले कर रहे हो। एकाएक आयशा चीख उठी। हम खुद को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे सुअर। आयशा के चेहरे पर पागलपन के भाव नजर आ रहे थे। कमिश्नर कालिया के होठों पर मुस्कान उभरी। वह जानता था, जब अपराधी हताश हो जाता है तो इसी तरह पागलों की तरह चीखों पुकार करने लगता है। आयशा को बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि वह बेवकूफ़ों की तरह चीख रही थी। और इन्हीं हालातों में आकर अपराधी कोई गलती करता है जो उसके फंसने की अहम वजह बनती है। पुलिस के अलावा तुम लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं, कालिया ने कहा। मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, आयशा पुनः चिल्लाई। कमिश्नर कालिया के होठों पर मुस्कान उभरी। उसने स्क्रीन पर देवराज चौहान को आयशा को देखते देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। पागलों वाली बातें मत करो, तुम हर तरफ से फंसी हुई हो, बच नहीं सकती। स्क्रीन पर आयशा दांत पीसती दिखाई दी। देवराज चौहान, कमिश्नर कालिया बोला। बोलो। मैं कमिश्नर कालिया हूँ, तुमसे पहले भी बात कर जानता हूँ। खुद को पुलिस के हवाले कर रहे हो? नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, बच जाओगे? मैंने सोचा नहीं। देवराज चौहान का स्वर शांत था। खुद को पुलिस के हवाले करने पर भी नहीं बच पाऊंगा। मेरे लिए दोनों तरफ के हालात ही एक बराबर हैं। बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हें। कमिश्नर, देवराज चौहान ने बात काट कर कहा, तुम्हारी बातें बेकार हैं। तो इस तरह कब तक हॉल में बंद रहोगे? कमिश्नर कालिया ने पूछा। मालूम नहीं,
मैं अपने आदमी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, भेज दो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। वह तुम्हें समझाएंगे कि मैंने तो इसलिए हाँ की है कि वक्त कट जाएगा। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। किसे भेज रहे हो? इंस्पेक्टर गुलाब सिंह और महाराजा के सेक्रेटरी प्रीतम लाल को। इंस्पेक्टर का तो समझ में आता है, लेकिन महाराजा का सेक्रेटरी मैं समझ नहीं पाया। सेक्रेटरी प्रीतम लाल का ख्याल है कि वह तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह बात कर सकेगा। स्क्रीन पर देवराज चौहान सिर हिलाता नजर आया। माइक के साथ ही दरवाजा देख रहे हो? कमिश्नर कालिया ने कहा। हाँ, इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी प्रीतम लाल उस दरवाजे से आएंगे। चिटकनी हटा दो, कालिया बोला। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती उभरी। कोई खेल तो नहीं खेल रहे कमिश्नर? कहीं दरवाजा खोलते ही पुलिस वाले। देवराज चौहान, तुम ऐसी स्थिति में नहीं हो कि तुम्हारे साथ खेल खेला जाए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। समझदारी से काम लेना कमिश्नर। मैं तो समझदारी से काम लूंगा ही, तुम भी समझदारी से काम लेना। उनकी बात को समझना। तुम लोग अब बच नहीं सकते। खुद को हमारे हवाले कर दोगे तो हम नरमी से पेश आएंगे। पुलिस वालों की नरमी मैं जानता हूँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम पहले उनसे बात कर लो, हम फिर बात करेंगे। बात समाप्त होते ही देवराज चौहान ने आयशा को देखा। होश से काम लो, ऐसे मौके पर जरा जरा सी बात पर चिल्लाओ मत, देवराज चौहान बोला। आयशा का चेहरा धधक उठा। वह कुत्ते बाहर खड़े हमें खाने को तैयार हैं, आयशा पुनः चीखी। देवराज चौहान मुस्कुराया। हमारा और पुलिस वालों का पुराना रिश्ता है। हम कानून तोड़ते हैं और वह कानून तोड़ने वालों को पकड़ते हैं। वह अपना फर्ज निभाते हैं और हम अपना काम करते हैं। तुम भूल रहे हो कि हम फंसे पड़े हैं। मैं नहीं भूला, देवराज चौहान ने समझाने वाले स्वर में कहा। खुद पर काबू रखो, होश में रहकर हर काम करो। हम लोगों की जिंदगी में यह सब तो होता ही रहता है, लेकिन मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आयशा चीखी। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। तुम्हारा इसी प्रकार चीखना, होश खोना ही तुम्हें ले डूबेगा। संभल कर रहो। मुझे अपनी चिंता नहीं, उन हीरे जवाहरातों की है। यह मेरे हाथ से निकल जाएंगे। आयशा वास्तव में जैसे अपने होशो हवास खोए बैठी थी। मैं एक एक को भून दूंगी। मैं। चुप रहो, आयशा के होठ भींच गए। इस तरह चीख चिल्लाकर तुम खुद को बचा नहीं सकती। खामोशी से होशो हवास में रहकर चलो तो बचने का शायद कोई रास्ता निकल आए। आयशा कुछ कहने की अपेक्षा गहरी गहरी सांसें लेने लगी। टीवी स्क्रीन पर उन्हें देख रहे कमिश्नर कालिया के होठों पर मुस्कान उभरी। आयशा की हालत बता रही थी कि वह टूटती जा रही है। ऐसे में वह अवश्य कोई ऐसी गलती करेगी कि फंस जाएगी। प्रीतम लाल बहुत दूर की सोच रहा था। देवराज चौहान के फंसने का मतलब था वह भी फंस सकता था। ऐसे में देवराज चौहान को वहां से निकालना जरूरी था, जबकि निकाल पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ था जिसे लेकर देवराज चौहान से मिलने जा रहा था। प्रीतम लाल को पूरा विश्वास था कि वह देवराज चौहान को बचा ले जाएगा। दरवाजा थपथपाने की आहट सुनकर देवराज चौहान और आयशा की निगाहें मिली। आयशा के होठ भींच गए। रिवॉल्वर जेब से निकलकर हाथ में आ गई। देवराज चौहान ने भी रिवॉल्वर निकाल ली। दरवाजा पुनः थपथपाया गया। दरवाजा खोलो देवराज चौहान, कमिश्नर कालिया की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर गुलाब सिंह और प्रीतम लाल आए हैं। उनके पास हथियार हैं? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, कालिया की आवाज आई। अगर हथियार हुए तो फिर कुछ भी होने पर हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, आयशा गुर्राई। ठीक है, लेकिन तुम भी शराफत से पेश आना, कमिश्नर कालिया की आवाज आई। जवाब में आयशा ने दांत खींच लिए। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आयशा की उंगलियां सख्ती से रिवॉल्वर के गिर्द कस गई। कौन है बाहर? दरवाजे के समीप पहुंचकर देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। मैं, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह। प्रीतम लाल, महाराजा का सेक्रेटरी। प्रीतम लाल की आवाज आई। अगर तुम लोगों के पास हथियार हैं तो उन्हें बाहर ही रख दो। देवराज चौहान की आवाज कठोर थी। हमारे पास हथियार नहीं है। देवराज चौहान ने चिटकनी खोली और एक तरफ हटता हुआ बोला, भीतर आओ। गुलाब सिंह और प्रीतम लाल धीरे धीरे भीतर आए। 2 कदम भीतर आते ही देवराज चौहान पूर्वता लहजे में बोला,
रुको, दोनों रुके, इनकी तलाशी लो, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। रिवॉल्वर थामे आयशा खतरनाक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ने लगी। देवराज चौहान ने खुला दरवाजा बंद कर दिया। गुलाब सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। आयशा के कारण प्रीतम लाल भी घबराया हुआ था। आयशा ने गुलाब सिंह की तलाशी ली। वह बेहथियार था। अगले ही पल आयशा ने जो किया वह 2 पल के लिए सबको ठगा देने के लिए काफ़ी था। आयशा ने बाज की भांति झपट्टा मारा और गुलाब सिंह की गर्दन में बांह फंसाकर उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर सटा दी। गुलाब सिंह की आंखें फैल गई। 2 पल के लिए देवराज चौहान भी कुछ नहीं समझा। प्रीतम लाल घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। यह क्या हो रहा है? कमिश्नर कालिया का सख्त स्वर वहां गूंजा। चुप रहो। आयशा गुलाब सिंह की कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाए गुर्राई। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान, कमिश्नर कालिया का स्वर वहां पुनः गूंजा। यह सब क्या है? कमिश्नर साहब, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा, आपने हमें फंसाने का पूरा प्रबंध कर रखा है। हम हर तरफ से पूरी तरह फंस चुके हैं। ऐसे में हमें खुद को बचाने की चेष्टा तो करनी चाहिए। इसके साथ ही देवराज चौहान की रिवॉल्वर प्रीतम लाल की तरफ तन गई। प्रीतम लाल ने मन ही मन चैन की सांस ली। वह इसी काम के वास्ते तो आया था कि देवराज चौहान उसकी आड़ लेकर निकल आए, और वही हुआ था। कमिश्नर कालिया की सख्त आवाज वहां गूंजी। तुम लोग यह सब ठीक नहीं कर रहे। अगर सोचते हो कि बचकर निकल। चुप रह, आयशा गुर्राई। हम यह न करते तो तुमने कौन सी हमारी आरती उतारनी थी? गोलियों से हमें भूनकर अपने सीने पर 1-2 तमगे और लगवा लेने थे। साला कुत्ता हमारी मौत का रास्ता बना रहा था। 2 पल के लिए वहां मौत का सन्नाटा छा गया। तुम लोग कुछ भी कर लो, बच नहीं सकोगे। कालिया की आवाज पुनः गूंजी। आगे चल। आयशा गुलाब सिंह को रिवॉल्वर सटाई गुर्राकर बोली। तेरा बाप आकर तुझे नहीं बचा सकता। बैग की तरफ बढ़। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। गुलाब सिंह की कनपट्टी के साथ रिवॉल्वर सटी हुई थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। सुना नहीं साले, आगे बढ़। गुलाब सिंह ने अपनी कांपती टांगे आगे बढ़ाई। अभी भी वक्त है, खुद को कानून के हवाले कर दो। कमिश्नर कालिया की आवाज पुनः वहां सुनाई थी। देवराज चौहान की रिवॉल्वर प्रीतम लाल की कमर से सट चुकी थी। कमिश्नर, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा, बेकार की बातें छोड़ो। हम बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे रास्ते से पुलिस वाले हटा लो। हम ऐसा कभी नहीं होगा। कालिया की आवाज गूंजी। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। कमिश्नर, हम तो फंसे ही पड़े हैं और हमें मालूम है हमारा अंत गिरफ्तारी पर होगा या फिर हमें शूट कर दिया जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ उसे समझने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमें रोका गया तो हमारी मौत तो निश्चित है ही, लेकिन मरने से पहले यह दोनों और साथ में जाने कौन कौन मरेगा। अक्लमंदी इसी में है कि कोई भी हमारे रास्ते में ना आए, हमें निकल जाने दिया जाए। कमिश्नर कालिया की कोई आवाज़ नहीं आई। आयशा गुलाब सिंह को लेकर नीचे पड़े बैग के पास पहुंच चुकी थी। दोनों हाथ ऊपर कर उसे गिरफ्त से छोड़ती हुई आयशा उसकी कमर से रिवॉल्वर लगाकर बोली। गुलाब सिंह ने शराफत से दोनों हाथ ऊपर किए। 3 कदम आगे बढ़। गिनकर 3 कदम। गुलाब सिंह 3 कदम आगे हो गया। आयशा झुकी। उसने बैग उठाया, गले में लटकाया और रिवॉल्वर पुनः गुलाब सिंह से सटा दी। पल भर के लिए मौत सा सन्नाटा छा गया। कमिश्नर साहब, देवराज चौहान का खतरनाक स्वर गूंजा। अब हम बाहर आ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 3 मिनट का वक्त देता हूँ। हमारा रास्ता साफ करा दीजिए। हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे। हमसे इस बात की आशा मत रखिएगा कि सामने आने वाले को हम छोड़ देंगे। हमारे लिए सबसे अहम काम इस वक्त खुद को बचाना है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तुम लोग जिंदा बचकर नहीं जा सकते। कमिश्नर की आवाज़ आई। खामोश रहो। जो मैंने कहा है उस पर अमल करो। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। सिर्फ 3 मिनट। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सुई भी गिरे तो जैसे आवाज़ सुनाई दी जाए। हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा था। सर, इंस्पेक्टर गुलाब सिंह और प्रीतम लाल को वहां भेजकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, एक पुलिस वाला बोला। कमिश्नर कालिया ने दांत भींचकर उस पुलिस वाले को देखा। हमने कोई गलती नहीं की। जो किया वह करना पड़ता है।
कालिया ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। लेकिन हमें यह सोचकर चलना चाहिए था कि हर तरफ से फंसे वह लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हमसे यह गलती हुई। हर कोई हक्का पक्का था। अब क्या किया जाए सर? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बोला। कमिश्नर कालिया ने दांत भींचकर कहा, स्थिति ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। गुलाब सिंह और प्रीतम लाल उनके रिवॉल्वरों के घेरे में हैं। कुछ करने का मतलब है उनकी मौत, और अगर एक बार वह दोनों शूट करने के लिए खुल गए तो फिर जाने किस किस को शूट करते फिरेंगे, जबकि खून खराबा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। वह बच गए, निकल गए तो फिर पकड़े जाएंगे। अगर उन्होंने 2-4 को मार दिया तो वह जिंदा नहीं होंगे। अखबार वाले खामखा का इल्जाम हम पर लगाते फिरेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान और वह युवती आयशा उन दोनों की आड़ लेकर वहां से निकलेंगे। हमें उनके लिए रास्ता साफ करना होगा, इस तरह कि मौका मिलते ही उन्हें घेर सकें। लेकिन इसमें उनके हाथों किसी की जान नहीं जानी चाहिए। फायरिंग ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है। पुलिस कमिश्नर के असिस्टेंट ने बेचैनी से कहा। सर, इस तरह वह बच निकलेंगे? हमें? कमिश्नर कालिया ने सख्त निगाहों से उसे देखा। उन्हें निकलने के लिए रास्ता देना है, लेकिन निकलने नहीं देना। मौका मिलेगा और मौका मिलते ही उन्हें शूट कर देना है। वह दोनों होटल के सामने से निकलेंगे। होटल के सामने की तरफ पड़ने वाले हर कमरे, बालकनी में अच्छा निशाना लगाने वाले पुलिस वालों को छिपा दो। उन्हें समझा दिया जाए कि कब किस तरह निशाना लगाना है। सर, यह तो खतरे वाला काम है, दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर बोला। तो तुम क्या समझते हो, मैं उन्हें आसानी से जाने दूंगा? कमिश्नर कालिया उठते हुए बोला। जाओ, यह सब इंतजाम करो, बाकी के काम मैं संभालता हूँ। दोनों असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कुछ पुलिस वालों के साथ वहां से चले गए। कमिश्नर कालिया ने माइक का स्विच ऑन किया और स्क्रीन पर देवराज चौहान को देखकर भिजे दांतों से बोला। देवराज चौहान? हाँ, हम तुम दोनों के जाने के लिए रास्ते से पुलिस वालों को साइड कर रहे हैं। वह तुम्हें खड़े तो मिलेंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं करेंगे। परंतु एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। यह पुलिस का घेरा है। रास्ता साफ करने का शुक्रिया। देवराज चौहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब से 2 मिनट के बाद तुम दोनों यहाँ से निकलना शुरू करोगे, कमिश्नर ने कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। कमिश्नर कालिया ने माइक का स्विच ऑफ किया और मौजूदा पुलिस वालों को लेकर बाहर निकल गया। हॉल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। देवराज चौहान ने प्रीतम लाल की कमर से रिवॉल्वर सटा रखी थी, तो आयशा ने इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को कवर कर रखा था। आयशा के गले में हीरे जवाहरातों से भरा बैग था। भारी था, परंतु इस समय 301 करोड़ का भार उसे न के बराबर महसूस हो रहा था। दिलो दिमाग पर एक ही बात हावी थी कि किसी तरह उसे यहाँ से निकल जाना है, हीरे जवाहरातों के साथ। देवराज चौहान ने होठ भींचकर आयशा को देखा। बाहर ढेर सारी पुलिस है। देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। मालूम है वह कोई योजना बना रहे होंगे। आयशा के होठों से फुफकार सी निकली। हाँ, इतनी आसानी से हमें नहीं निकलने, लेकिन हमें हर हाल में यहाँ से निकलना है। आयशा गुर्रा उठी। जो कह रहा हूँ वह सुनो, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। पुलिस वालों की पूरी कोशिश होगी कि हमें न निकलने दें, गिरफ्तार कर लें या शूट कर दें। हमने पुलिस वालों की इस कोशिश को नाकाम करना है। इस बारे में हर वक्त सतर्क रहना है। आयशा का चेहरा खतरनाक लगने लगा। अगर किसी ने गड़बड़ की तो सब सालों को भून कर रख दूंगी। वह दांत भींचकर गुर्राई। तुम? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। 4 से ज़्यादा को नहीं शूट कर सकोगी। तुम्हारे रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। ऐसे मौके पर 2 खाली जाएंगी और 4 ही निशाने पर लगेंगी। लेकिन इन सब बातों से बचना है। झगड़े में आने की अपेक्षा सही सलामत निकलने की चेष्टा करनी है। जवाब में आयशा दांत भींचकर रह गई। मुझे मत मारना, प्रीतम लाल धीमे स्वर में फुसफुसाया। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। चुप रहो, देवराज चौहान फुसफुसाया। तभी गुलाब सिंह बोला। बाहर? उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बहुत पुलिस वाले हैं। चिंता मत करो, आयशा दरिंदगी से बोली। उनकी पहली गोली तुम्हें लगेगी, बाद में मुझे। गुलाब सिंह का चेहरा फक था। तुम बचकर नहीं जा सकती। सड़ा हुआ थोबड़ा बंद रखो, सुना नहीं तूने?
कुछ भी हुआ तो पहले तुम मरोगे। आयशा ने रिवॉल्वर की नाल उसकी खोपड़ी पर ठकठकाते हुए दरिंदगी से कहा। देवराज चौहान ने प्रीतम लाल को ठीक तरह गिरफ्त में लिया और बोला, कमिश्नर को दिए 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, यहाँ से चलो। आयशा गुलाब सिंह को कवर किए घूमी। चलो, वह गुलाब सिंह से बोली। गुलाब सिंह सूखे होठों पर जीभ फेर कर धीमे से आगे बढ़ा। देवराज चौहान पलटकर प्रीतम लाल को लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा ध्यान रखना, प्रीतम लाल धीमे सूखे स्वर में बोला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह ठिठके। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। वह प्रीतम लाल की ओट में था। हाथ में रिवॉल्वर तैयार थी, परंतु सामने कोई नहीं था। वह सावधानी से चलता हुआ प्रीतम लाल को लिए बाहर आ गया। आयशा ने सावधानी से गुलाब सिंह को कवर कर रखा था। गले में लटका बैग उसे कवर करने में दिक्कत कर रहा था, परंतु वह इस दिक्कत का खुशी से सामना कर रही थी। वह लोग धीरे धीरे सतर्कता से आगे बढ़ने लगे। चंद कदम आगे गैलरी का मोड़ था। मोड़ मुड़ते ही पुलिस वाले दिखाई देने लगे। सबके हाथों में हथियार थे, जो कि नीचे को झुके हुए थे। सबकी निगाह उन लोगों पर थी। देवराज चौहान पुलिस वालों के प्रति बेहद सतर्क था। आयशा उससे 4 कदम पीछे इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को कवर किए हुए थी। गले में लटके बैग के कारण यह सब करने में उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वह लोग धीरे धीरे पुलिस वालों के बीच में से गुजर रहे थे। पुलिस वालों की सख्त निगाह उन पर थी। बेहद खतरनाक, नाजुकता से भरे पल थे। हर क्षण ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, गोलियां चलने लगेंगी, लेकिन शांत माहौल ही छाया रहा। तभी सामने कमिश्नर कालिया खड़ा नजर आया। उसके करीब ही नीचे जाने के लिए लिफ्ट थी। कमिश्नर को सामने पाते ही उनकी रफ्तार धीमी हो गई। तुम लोग खुद को कानून के हवाले कर दो, कमिश्नर कालिया गुर्राया। रास्ते से हट जाओ कमिश्नर, देवराज चौहान सख्त लहजे में बोला। मैं कहता हूँ, सुना नहीं? रास्ते से हट जाओ, लिफ्ट का रास्ता छोड़ो, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। अगर तुमने कहीं भी गड़बड़ की तो महाराजा का यह सेक्रेटरी मरेगा और तुमको जवाब देना कठिन हो जाएगा कि यह क्यों और किन हालातों में मरा। हट जाओ। दांत भींचे कमिश्नर कालिया धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। कमिश्नर से सावधान देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ा। हर किसी की निगाह देवराज चौहान और आयशा पर थी। प्रीतम लाल और गुलाब सिंह की हालत खस्ता थी। किसी भी समय गड़बड़ होने पर पहले उन्होंने ही मरना था। लिफ्ट के सामने वह ठिठके। लिफ्ट खुली पड़ी थी। देवराज चौहान प्रीतम लाल को कवर किए भीतर प्रवेश कर गया। चंद सेकंडों के बाद आयशा ने गुलाब सिंह को कवर किए भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने फौरन बटन दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते चले गए। बाहर दौड़ते कदमों की आवाजें आई। जो पुलिस वाले गैलरी में थे वह अब नीचे की तरफ सीढ़ियों की तरफ दौड़ रहे थे। आधे मिनट बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। बाहर पुलिस वाले मौजूद थे। लिफ्ट से 10 कदम दूर हट जाओ, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। पुलिस वाले पीछे हटते चले गए। हर पुलिस वाला जैसे मौके की तलाश कर रहा था कि कब उसे शूट करने का मौका मिले। हर पल मौत से भरा हुआ था। वह चारों पुलिस वालों के बीच में से निकल रहे थे। सबसे ज्यादा पतली हालत प्रीतम लाल और गुलाब सिंह की थी। पुलिस वाले खूंखार शेरों की तरह देवराज चौहान और आयशा को देख रहे थे। लिफ्ट से निकलकर लॉबी पार करते हुए वह मुख्य द्वार तक पहुंच गए। देवराज चौहान ने सावधानी से आयशा को देखा। सतर्क रहना, असली खतरा अब होगा, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। बाहर अंधेरा है और पुलिस वाले घात में कहीं भी छिपे हो सकते हैं। आयशा के चेहरे पर खूंखारता सिमट आई। बाहर तीव्र रोशनी कर रखी थी। होटल की सर्च लाइटें ऑन थी। रोशनी में देवराज चौहान, प्रीतम लाल, आयशा और गुलाब सिंह पूरी तरह चमक रहे थे और स्पष्ट नजर आ रहे थे। कुछ कदमों के फासले पर पुलिस का घेरा था। वह धीरे धीरे पार्किंग का हिस्सा पार करते हुए बाहरी गेट की तरफ बढ़ रहे थे। सनसनी से भरा सांसें रोक देने वाला माहौल था। बेकार है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कार में बैठा विश्वराज बोरियत भरे स्वर में कह उठा। शिवनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। आपका क्या ख्याल है, वह बाहर आ सकेंगे या नहीं? नहीं, इतनी पुलिस को पार करके हवा भी बाहर नहीं आ सकती। तो फिर हमें तो 301 करोड़ का इंतजार है, जिसके बारे में अब सोचना भी छोड़ देना चाहिए।
विश्वराज उखड़े स्वर में बोला, भीतर देवराज चौहान है। तो क्या हो गया? विश्वराज फट पड़ा। वह भी तो इंसान है, पुलिस ने उसे घेर रखा है, ऐसे में वह बाहर कैसे आ सकता है? वह भी दौलत के साथ साथ। सब बकवास है, चलो यहाँ से। फाइनल? हाँ हाँ फाइनल, चलो यहाँ से, वह अब नहीं बच सकते, विश्वराज ने तीखे स्वर में कहा। ओके सर। शिवनाथ ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। ठीक तभी होटल के बाहर की तीव्र लाइटें जल उठी। शिवनाथ की गर्दन फौरन घूमी। विश्वराज के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। रोशनी की लहर कुछ दूर उन तक भी पहुंच रही थी। जाओ देखो क्या है, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पुलिस और आई होगी। शिवनाथ कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और लापरवाही से टहलता हुआ आगे बढ़ गया। विश्वराज ने सिगरेट सुलगा ली। उसका मूड उखड़ा हुआ था कि 301 करोड़ हाथ में नहीं आए। देवराज चौहान और आयशा भीतर ही फंस गए हैं। दूसरे मिनट ही शिवनाथ वापस आया और कार में बैठता हुआ बोला, सर मजा आ गया। विश्वराज ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। देवराज चौहान और आयशा बाहर आ गए हैं। वह क्या? हाँ सर, दोनों ने किसी को कवर कर रखा है। पुलिस वाले उनसे दूर हैं। शिवनाथ जल्दी जल्दी में जैसे तैसे कह रहा था। और आयशा के गले में बड़ा सा बैग लटका हुआ है। क्या? विश्वराज चौंका। बैग? हाँ सर, वह बाहर आ गए हैं। विश्वराज के चेहरे पर जहरीली चमक उभरी। शिवनाथ ने सिर हिलाया। दिखाओ मुझे। दोनों जल्दी से कार से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। होटल के बाहरी गेट पर लगी भीड़ में खड़े होकर उन्होंने भीतर का नजारा स्पष्ट देखा। रोशनी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। मिनट भर में ही विश्वराज सब कुछ देखकर शिवनाथ के साथ वापस पलट गया। विश्वराज के होंठ भींचे हुए थे, आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। शिवनाथ, मजा आ गया। विश्वराज की हालत ऐसी हो रही थी जैसे भूखा शेर नींद से उठ गया हो। शिवनाथ के होठों पर भी आकर्षक मुस्कान फैली हुई थी। एक काम करो। विश्वराज ने शिवनाथ को देखा। क्या? देवराज चौहान ने प्रीतम लाल को कवर कर रखा है। शिवनाथ ने सिर हिलाया। प्रीतम लाल को शूट कर दो। क्या? शिवनाथ के होठों से निकला। देवराज चौहान खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। शिवनाथ एकाएक कुछ नहीं कह सका। वक्त बर्बाद मत करो, देवराज चौहान को हमने रास्ते से हटाना ही था। विश्वराज जल्दी से बोला। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। उसकी ढाल बने प्रीतम लाल को शूट कर दो, बाकी का काम पुलिस वाले संभाल लेंगे। पुलिस वाले जब गुस्से में होते हैं तो उनका निशाना नहीं चूकता। देवराज चौहान तो गया। ओह, शिवनाथ जैसे अब पूरी तरह बात समझा। और आयशा? वह गले में 301 करोड़ का बैग लटकाए आ रही है, उसे आने दो। बैग लेकर जाते वक्त उसका काम भी खत्म करते जाएंगे, विश्वराज ने कहर भरे स्वर में कहा। लेकिन यहाँ पर हर तरफ पुलिस है, हम अपना काम नहीं कर, हमारे आदमी कहाँ है? विश्वराज बात काटकर सख्ती से बोला। फैले हुए हैं। किसी एक ठीक निशाने वाले को प्रीतम लाल को साफ करने के लिए कह दो, और जब आयशा बैग के साथ बाहर आए तो 2-3 से कह दो उसे शूट करके उससे बैग छीनना है, विश्वराज ने कहा। पुलिस की इतनी भीड़ में हमारा सामने आना ठीक नहीं रहेगा। इस काम में उन आदमियों को लगाता हूँ जिन्हें मैंने किराए पर लिया है, जो हमारे बारे में नहीं जानते। यही ठीक होगा, जल्दी करो। शिवनाथ उसी समय दूर अंधेरे में खिसक गया। विश्वराज की गंभीर निगाह हर तरफ घूमने लगी। वह जानता था अगले कुछ मिनटों में बहुत कुछ होने वाला है और हर पल 301 करोड़ उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है। 5 मिनट बाद शिवनाथ की वापसी हुई। क्या किया? विश्वराज ने पूछा। सब इंतजाम कर आया हूँ। एक को प्रीतम लाल को शूट करने को कह आया हूँ। बोल दिया है उसे कि शूट करते ही फौरन पुलिस से बचकर भाग निकले। इस काम के लिए उसे 10,000 देने को कहा है। आयशा का मामला कुछ को समझा कर आया हूँ कि उसके बाहर आते ही आयशा को शूट करके उससे बैग छीनकर ठिकाने पर पहुंच जाए। विश्वराज ने हौले से सिर हिलाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।